क्या पीरोपिडीज और रोमोक्लीज के बारे में तुम कोई अच्छी सूचना लेकर आए हो साइटोगोरस? यदि ऐसा है तो शीघ्रता से समाचार सुनाओ और मुंह मांगा इनाम हासिल करो। साइटोगोरस ने चौंकती निगाहों से इधर उधर देखा, फिर पलक झपकते वह हमलावर भेड़ियों की तरह तनकर गुर्रा उठा। मेरा इनाम है फिलिप द्वितीय की मौत। उसका नोकदार भाला फिलिप की ओर तन उठा था। सुनो अरस्तु और किरीडोटस, वह विद्युत हंसी होठों पर सजाकर कह रहा था। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले इस बात की मात्र आशंका थी कि प्रधानमंत्री अरस्तु को बस शंका हुई कि मैंने पीरोपिडीज और रोमोक्लीज को छुपा रखा है। यूरोपीय इतिहासकारों ने सिकंदर के पिता का परिचय फिलिप द्वितीय ही लिखा है। मैं इस खेल को कुछ दिन और खींचने के प्रयास में था, पर यहाँ आने के बाद अरस्तु ने जिस ढंग से बातें की हैं उससे मेरी शंका विश्वास में बदल गई है कि मुझे राजदंड के लिए यहाँ बुलाया गया है। हाँ, मैं यहाँ राजदंड को भोगने नहीं बल्कि मकटूनिया के भाग्य को बदलने, फिलिप का वध करने आया हूँ। गुस्ताख साइटागोरस, किरोडोटस ने गरजदार आवाज़ में कहा, तुझे इस बात का भय नहीं कि महाराजा धीराज की ओर भाला तानकर तूने जीवित खुद को शिकारी कुत्तों से निचवाने का दंड चुन लिया है? आवाज़ को नीची रखो गुप्तचर प्रमुख, वह विषैले सर्प किसी अंदाज में फुफकारा। इसी तरह का दंड तो मैं तब भोगूंगा जबकि तुम तीनों में से कोई एक भी बचेगा। साइटागोरस, फिलिप ने ओजपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें इन दोनों राजद्रोहियों ने आत्मघाती बनाकर यहाँ तक भेजा है। नहीं, बल्कि मैं विषयुक्त भाले के साथ आपकी हत्या के लिए आया हूँ। उसका भाला फिलिप के कुछ और निकट हुआ। साइटागोरस, तुम्हारा अपराध क्षमा किया जा सकता है। किरीडोटस ने गरजदार स्वर में उसका ध्यान बटाया। हाँ, साइटागोरस उन्मत्त हाथी के से अंदाज से भाले को सहित खुद को तेज से घुमाते हुए कहा, मुझे क्षमा शब्द से चिढ़ है, पहले तुम ही मरो। उसका भाले वाला हाथ किरीडोटस की ओर लपका। उस पर क्षण से पूर्व की भाले की नोक उसके शरीर को छू पाती किरीडोटस ने बिजली किसी चमक के साथ झुकाई ली। साइटागोरस के पैरों की ओर बैठे ही छलांग लगा दी। तराक बिजली की कौंध की तरह किरीडोटस का पैर भालाधारी के घुटने से टकराया। वह लड़खड़ाया, पर गिरते गिरते वह किरीडोटस से गुत्थम गुत्था हो गया। दूसरी ओर सम्राट फिलिप ने साइटागोरस का ध्यान बढ़ते ही कब अपना स्थान छोड़ म्यान से तलवार खींच ली थी, इस बात को अरस्तु भी न देख सके थे। वह सिंह की सी फुर्ती के साथ साइटागोरस के सिर पर पहुंच गए। पीछे हटो साइटागोरस, फिलिप ने गरजदार आवाज़ में किरोडोटस को चेताया। किरोडोटस झुकाई लेकर पीछे हटा ही था कि सम्राट ने साइटागोरस के सीने में तलवार उतार दी। फिर झटके से तलवार खींची। साइटागोरस का लड़खड़ाता हुआ जिस्म जैसे ही सीधा हुआ, सम्राट की तलवार का अगला प्रहार उसकी गर्दन पर था। इसमें क्या भेद है परमित्र अरस्तु? सम्राट ने अरस्तु के चेहरे पर दृष्टि जमाकर पूछा। राज सिंहासन फूलों की सेज मात्र नहीं, कांटों का ताज भी होता है वीर फिलिप, अरस्तु ने गंभीर स्वर में कहा। राज सिंहासन पर बैठने वाले को सोते समय भी आंखें खुली रखनी चाहिए, और यदि आंखें खुली नहीं रखी जा सकती तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि शत्रु के हमले से निश्चित होकर पूरी निंद्रा ली जा सके। साइटागोरस यदि धमकाने के बजाय एक झटके से भाले का वार मुझ पर कर देता, तब वीर योद्धा संभावनाओं पर विचार न करके सामने आए हुए निर्णय पर ध्यान दिया करते हैं। अरस्तु ने पूर्व गंभीरता के साथ कहा, हाँ, इस घटना से यह बात सिद्ध हो गई कि राजा के सम्मुख पेश होने वाले किसी भी अपरिचित को किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र आने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। पीरोपिडीज और रोमोक्लीज का दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने अपना मोहरा बनाकर एक आत्मघाती को मेरे सम्मुख भेज दिया। अब उनके दुस्साहस का अंत हो चुका है प्रधानमंत्री। एक मोहरे के मारे जाने से उनके दुस्साहस का अंत कैसे हो चुका है प्रधानमंत्री? इसलिए कि वे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, शीघ्र ही राज सैनिकों द्वारा आपके कदमों में लाकर डाले जाने वाले हैं। उनके वध के बाद ही महाराज की तलवार म्यान में जाएगी। यह विश्वास है या संभावना? विश्वास, अरस्तु ने कहा। नगर गुप्तचरों से मुझे इस बात की विश्वस्त जानकारी मिल गई थी। पीरोपिडीज और रोमोक्लीज छद्मवेश में नगर से पलायन कर कोरस कबीले में जा छुपे हैं। साइटागोरस ने सरकार के बजाय राज्य में सामंत का दर्जा पाने के लोभ में उनका साथी बनना स्वीकार कर लिया है। मैंने साइटागोरस से उसके पिता सारागोस के राज्य के साथ वफादारी का बखान कर उसमें वफादारी की संभावनाएं जगाने का प्रयास किया, पर वह षड्यंत्र के विष में सींचा हुआ ऐसा वृक्ष बन चुका था जिसे मधुरता की अमृत बूंदें भी नया जीवन न दे सकती। तब मैंने उसको अभिलाषाओं का चारा डाला। यह चारा था मकटूनिया के महाराज तक बगैर किसी बाधा के पहुंच जाना। उसको यहाँ तक पहुंचाने के पीछे एक और बड़ा मकसद यह था कि बगैर किसी विरोध के कोरस कबीले
कि उस गुप्त स्थान तक हमारे सशस्त्र सैनिक पहुंच जाए जहां पीरोपिडीज और रोमोक्लीस शरण पाए हुए हैं। कबीले के बीच साइटागोरस के मौजूद होने का अर्थ था दोनों देशद्रोहियों पर हाथ डालने के प्रयास में भयानक रक्तपात होना। अपने कबीलों के सरदार के आदेशों पर कबीलों के युवा लड़ा के मर मिट जाते हैं, जो किसी भी तरह नीतिसंगत बात न होती। एक लालची और मूर्ख इंसान की मूर्खता के पीछे कबीले की बेगुनाह नासमझ युवा व्यर्थ ही प्राण गंवाए, यह मुझे स्वीकार न था। इनकी युवा योद्धा शक्ति राज्य के सैन्य शक्ति बढ़ाने के कायम आएगी। इस तरह जो मैंने सोचा था वह बिना खून खराबे के पूरा होने जा रहा है। इस बात को मैं कब पूरा होता देखूंगा? प्रधानमंत्री फिलिप ने अधीरता से पूछा। इसे पूरा होने में अब विलंब नहीं। अब तो वीर योद्धा की तलवार दो अन्य गद्दारों को रक्त का स्वाद चखने के बाद ही म्यान में जाएगी। महाराज, अरस्तु ने अपना कथन पूरा ही किया था कि बाहर हल्के कोलाहल का स्वर उभरा। जंजीरें खनखनाई। फिलिप के इशारे पर गुप्तचर प्रमुख कीरीडोटस ने बढ़कर द्वार का पर्दा उठाया। सामने सैनिकों की तलवारों के साए में सामंतदय पीरिपोडीज और रोमोक्लीस जंजीरों में जकड़े हुए खींचकर लाए जा रहे थे। कीरोडोटस के चेहरे पर इत्मीनान भरे भाव आए। अरस्तु के होंठों पर शांत मुस्कान थिरकी और सम्राट फिलिप का चेहरा प्रतिरोधी हिंसा और क्रोध में भरकर आंच पर रखे तवे की तरह दहकने लगा। दोनों बंदियों के अंदर लाए जाने के बाद इन्हें सम्राट फिलिप के चरणों में धकेल दिया गया। दोनों लड़खड़ाते हुए मुंह के बल गिरे क्षमादान की याचना करना चाह रहे थे कि उनकी दृष्टि साइटागोरस के एक और परे कटे सिर और फिलिप के हाथ में जकड़ी रक्त रंजित तलवार पर पड़ी तो उनके दिल डूबते चले गए। देव कृपा पुत्र अलेक्जेंडर सिकंदर पीरोपिडीज या रोमोक्लीस जैसे जिद्दी और अकर सामंतों का निर्दयता के साथ वध करने के बाद फिलिप के लिए निष्कंटक राज करने का रास्ता साफ हो गया था। अरस्तु जैसे दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ और कीरोडोटस जैसे कुशल गुप्तचर प्रमुख जैसे सहयोगियों और परामर्शदाताओं का सहयोग पाकर फिलिप ने सर्वप्रथम इस और ध्यान दिया कि सैन्य शक्ति को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। सुकरात जैसे विश्व प्रसिद्ध यूनान के दार्शनिक के शिष्य थे प्लेटो का वरद हस्त प्राप्त था। फिलिप को यूनान के लोग इस बात के लिए हृदय से पश्चाताप भावना से भरे हुए थे कि सुकरात जैसे दार्शनिक और विचारक को विष का प्याला पिलाकर धोखे से मार दिया गया था। इस पश्चाताप की पूर्ति वे उनके शिष्य प्लेटो के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम देकर कर रहे थे। यही कारण था कि प्लेटो का हर कथन यूनान के महादेवता अलेक्जेंडर की वाणी और इच्छा मानी जाती थी। चूँकि फिलिप को मकटूनिया की सत्ता संभालने का वरदहस्त प्लेटो ने ही दिया था, अतः योग्य सम्राट के रूप में फिलिप को मान्यता देना वे लोग अपना कर्तव्य मान रहे थे। फिलिप की सेना में न सिर्फ मकटूनिया के युवा बल्कि अन्य राज्यों के जोशीले नौजवान उत्साह के साथ आकर भर्ती होने लगे थे। ऐसा करते हुए उनके दिलों की भावना थी कि वे एक सम्राट को नहीं, देव पुरुष की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। देखते ही देखते फिलिप की सेना में हजारों हजार युवक की नई शक्ति सम्मिलित हो गई। जल्द ही एक बलशाली सेना का संचालन करते हुए फिलिप ने एक के बाद एक राज्यों को जीतना आरंभ कर दिया। कुछ राज्यों ने बगैर युद्ध के ही फिलिप की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ने मुकाबला करना चाहा तो उनके मुंह की खानी पड़ी। उसने एक भी युद्ध में हार का मुंह नहीं देखा। देखते ही देखते कुछ ही समय में फिलिप की राज पताका यूनान के बड़े भूभाग में फहराने लगा। इतिहासकारों ने फिलिप के बारे में लिखा है, मकटूनिया यूनान का एक छोटा सा राज्य था। 359 ईसा पूर्व में फिलिप मकटूनिया के सिंहासन पर बैठा था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के गुण भी उनमें विद्वान थे। वह बड़ा ही वीर और साहसी सेना नायक और बड़ा ही कुशल नीति निपुण शासक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उसे एक प्रबल सेना की आवश्यकता है। अतएव उसने कुशल सुसज्जित तथा विशाल सेना का गठन करना आरंभ किया। सबसे पहले फिलिप ने मकटूनिया तथा पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद अपने पड़ोसी निर्बल राज्यों पर विजय प्राप्त करनी आरंभ की और थोड़े ही दिनों में उसने मकटूनिया के एक छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। फिलिप लगातार 2 वर्षों तक युद्धों में लड़ता रहा था। राज्यों को जीतकर विशाल राज स्थापित करने का उद्देश्य पूरा किया। जब वह घर लौटा तो प्रसन्नता के आवेश में भरे रहकर उसने पत्नी से कहा, प्रभु की कृपा और गुरु प्लेटो के आशीर्वाद से मेरा उद्देश्य पूरा हुआ महारानी। हाँ, सही है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इतने बड़े साम्राज्य की महारानी बना दिया। महारानी ने हर्ष की चमक के साथ चिंता की साधारण सी कालिमा चेहरे पर संजो कर कहा, कुशल तो हो महारानी।
मैं प्रसन्नता की वह चमक देखने को व्याकुल हूँ जिसमें चिंता का लेश मात्र भी भाव न हो, पर आपने वाक्य पूरा करते हुए भी अधूरा छोड़ दिया है। आपके कथन में मैंने एक गहरी श्वास का कंपन भी सुना है। हाँ, आपने ठीक अनुमान किया सम्राट, मैं बहुत खुश हूँ, मगर अभी तक उस खुशी को तरसी हुई हो जिसे पाकर नारी जन्म गर्वित होता है और पति पत्नी के जीवन का पूर्णतः को प्राप्त करता है। अपनी प्रिय महारानी का मंतव्य सम्राट फिलिप समझ गए थे। बोले, हमने अभी तक संतान का सुख नहीं पाया है। आप यही कहना चाहती है ना महारानी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। कंठ को भरा राज सिंहासन संभालने, विरोधियों को दंड देने, आपस में झगड़ते राज्य को जीतकर शक्ति मजबूत करने को गुरुवर प्लेटो की इच्छा की पूर्ति करने में मैं कुछ ऐसा व्यस्त हूँ कि ईश्वर अभी तक ध्यान देने से चूक गया कि अपनी प्रिय महारानी को संतान का सुख देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। अपना कथन पूर्ण कर फिलिप उन्मुक्त हंसी हंसे और शयन से टिक गए। प्रेमालाप करते हुए महारानी की ओर हाथ बढ़ाया और खींचकर अंगपास में जकड़ लिया। आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कि इस कर्तव्य के प्रति आप जानबूझकर विमुख रहे हैं। इरादतन इस कर्तव्य के प्रति संसार का कोई भी पुरुष विमुख नहीं हो सकता। यही मैं कहना चाहती हूँ। प्रभु की इच्छा होती तो राज सिंहासन पर आसीन होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर हम संतान का सुख पा गए होते। महारानी पति के अंकपास से लता बेल सी लिपटते हुए बोली, हम कल ही गुरुवर का आशीर्वाद लेने चलेंगे। उनके सामने अपनी इस इच्छा को रखकर इसके लिए भी उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरी भी यही इच्छा है, महारानी ने कहा। रात में बनाई योजना के अनुसार प्रातः होते ही फिलिप ने राजरथ सजवाया। महारानी के साथ ले प्लेटो की अकादमी के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजरथ एथेंस स्थित प्लेटो की अकादमी में जा पहुंचा। फिलिप अरस्तु के अकादमी के छात्र रह चुके थे। उसने सम्राट बनाने के अपने प्रयास में प्लेटो को ने कोई कमी न छोड़ी थी। उनकी आशाओं को फिलिप ने पूरा कर दिखाया था। अतः उसके वहां पहुंचने पर प्लेटो को हार्दिक प्रसन्नता होनी ही थी। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वे अकादमी से चलकर बाहर आए। शिष्य की अगवानी की, बैठकर सीने से लगाया। फिलिप हर्ष से गदगद हो उठा। कुशलक्षेम के पश्चात फिलिप ने वहां आने पर अपना मंतव्य बताया। सुनकर प्लेटो ने अपनी दृष्टि उसके माथे पर गार दी। कुछ पल मौन और विचार मग्न रहे। दिलीप फिलिप अधीर होता रहा। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। वंश परंपरा के अनुसार सबसे पहले उन्हें संगीत, कविता, चित्रकला की शिक्षा दी गई थी। उस प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात वह युवा काल में अपने बौद्धिक गुरु सुकरात के संपर्क में आए थे। यह उनके जीवन में आने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुरु शिष्य के इस मिलन का पहला क्षण ही प्लेटो की मानसिकता का प्रारंभ माना जाता है। सुकरात की बौद्धिकता यूनान वासियों को पसंद न आई थी। उन्हें विष देकर मार दिया गया था। गुरु की मृत्यु से प्लेटो को गहरी ठोस लगी थी। यूनान की छद्म प्रजातंत्रवादी व्यवस्था से घृणा हो गई थी। उन्होंने भावनात्मक रूप से व्यवस्थित होकर कुछ समय के लिए एथेंस का परित्याग दिया था। एथेंस वासियों की ओर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगे जाने और सुकरात के दर्शन को सही ठहराए जाने के बाद वे पुनः एथेंस वापस लौट आए थे और अपने गुरु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध संस्था अकादमी की स्थापना की थी। प्लेटो इस संस्था के प्रधान आचार्य बनकर शांति के दर्शन का चिंतन व अध्ययन कार्य कर रहे थे। उन्होंने दर्शन, शिक्षा, समाज व राजनीति का गहन चिंतन कर लिया था। वे भाग्य और भविष्य को पढ़ लेते थे, पर उस विद्या को खुद तक ही सीमित रखी थी। उन्होंने उसका अध्ययन इस उद्देश्य से किया था ताकि अपनी समीपता में आने वाले का सही उद्देश्य और मन के भावों को पढ़ सके। वे इस मामले में सतर्कता बरत रहे थे ताकि गुरु सुकरात की तरह वे असमर्थ असमय काल के गाल में न समा जाए। छद्म वेश में कोई आकर उसका वध न कर जाए। भाग्य और भविष्य की विद्या से युक्त प्लेटो ने कुछ क्षणों तक फिलिप के मस्तक पर दृष्टि जमाए रखी। फिर कुछ पलों के लिए नेत्र मूंदे विचार मंथन में पहुंचे। नेत्र खोलकर उन्होंने कहना आरंभ किया, मैं देख रहा हूँ फिलिप की महादेवता अलेक्जेंडर की पवित्र कृपा दृष्टि तुम पर है। मैं देख रहा हूँ कि जिस समय तुम पति पत्नी ने संतान के विषय में गहनता से विचार विमर्श किया, उसी समय महादेवता अलेक्जेंडर की महान कृपा दृष्टि तुम पर हो गई। महादेवता ने स्वयं महारानी की कोख में जन्म लेने की इच्छा की है। देख लेना, समय पूरा होने पर महारानी अलेक्जेंडर के रूप में महातेजस्वी, बलशाली और यशस्वी पुत्र को जन्म देगी। युवा होकर वह पुत्र न सिर्फ तुम्हारा साम्राज्य संभालेगा बल्कि उसकी विजय पताका पूरे यूनान में फहराती हुई आगे बढ़ती जाएगी। वह चक्रवर्ती नरेश होगा और दुनिया में अलेक्जेंडर महान कहलाएगा। वह उन राज्यों को जीतता चला गया जहाँ जहाँ आज तक यूनान का कोई भी इंसान नहीं पहुँचा। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो। हर्ष से छलकती गागर बनकर फिलिप ने गुरु के चरणों पर सिर झुका दिया था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। आंखों में खुशी के आंसू छलके पड़ रहे थे। सिर उठाओ फिलिप, मत भूलो कि तुम अब एक सम्राट हो। यशस्वी सम्राट का सिर नहीं झुका करता।
आपके सम्मुख यह सर सदा झुका रहेगा। गुरुवर फिलिप ने कहा, अकादमी में आकर मैं सिर्फ फिलिप हूँ, आपका शिष्य फिलिप। प्लेटो ने शिष्य को हृदय से लगा दिया। फिलिप जिस उद्देश्य से गुरु के पास आए थे उसके पूर्ण होने की भविष्यवाणी सुनकर सुखद समाचार महारानी को सुनाने के लिए अधीर हो उठे थे। गुरुवर प्लेटो की भविष्यवाणी के सच होने का प्रमाण 1 मास के बाद ही महाराज फिलिप पा गए थे। महारानी ने उसने खुशखबरी दी थी कि वे गर्भ धारण कर चुकी है। समय चक्र चलता रहा। फिलिप का समय राजकाज के संभालने में व्यतीत हो रहा था। समय समय पर दूर दराज के राज्यों में विद्रोह की खबरें आती। महाराज फिलिप सशक्त सैन्य बल के साथ विद्रोह को दबाने के लिए मैदान में जा डटते। विद्रोहियों का सर कलम करते, पकड़े जाने वाले को ऐसा दंड देते कि देखने वाले वर्षों वर्षों तक याद रख सके। सम्राट फिलिप पूरे यत्न के साथ जीते हुए राज्यों को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे इस संसार में आने वाले अपने पुत्र को सौगात में एक विशाल साम्राज्य सौंपना चाह रहे थे। वह समय आ गया जिसके अधीरता से महाराज राज्य अधिकारी प्रजानन प्रतीक्षा कर रहे थे। महारानी ने चांद से सुंदर शिशु को जन्म दिया। शिशु स्वस्थ हष्ट पुष्ट था। चंद्रमा सा न सिर्फ सुंदर गोल मुखड़े वाला था बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला भी था। जन्म देने के बाद महारानी ने पुत्र को देखा तो आह्लाद से भर उठी। उन्होंने देखा शिशु की ने मुट्ठियाँ बंद कर रखी है। मुट्ठी बंद किए तो इस संसार में हर कोई आता है, इस बात को वे जानती थी। पर अपने पुत्र की मुट्ठियाँ बंद होने को उन्होंने बड़े गौर से देखा। प्रयास करने पर भी वह मुट्ठियाँ न खोल रहा था। हर माँ की कोमल अभिलाषा होती है कि अपने नवजात शिशु की मुट्ठियाँ खोलकर उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को देखे और छुए और ममता का मृदुल मोहक एहसास करे। अपने शिशु की मुट्ठियाँ खुलवाने के लिए महारानी कोमल कोमल प्रयास कर रही थी पर सफल न हो रही थी। तब उन्होंने सोचा लगता है मेरे पुत्र ने जमाने भर का खजाना अपनी मुट्ठियों में समेट कर रखा है। इस सोच के साथ ही मंद मंद मुस्कान उनके होठों पर आ गई। महारानी रूपी माँ उस समय कब इस बात को जानती थी कि आने वाले समय में उनका यही पुत्र विश्व विजेता बनकर जमाने भर का खजाना ही नहीं पूरी दुनिया को मुट्ठी में भर लेगा। यह पुत्र अलेक्जेंडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर महान कहलाएगा। सिकंदर के बारे में अनेक किंवदंतियों के साथ यह भी किंवदंती है कि सिकंदर जब विश्व विजय अभियान पर था, आंधी तूफान की तरह देशों को रौंदता, राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब रास्ते में पड़ने वाले समुद्र के किनारे खड़े होकर उसने उफनती लहरों को आवाज़ देकर कहा था, समुद्र की लहरों, मैं सिकंदर विश्व विजेता तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे जीते हुए राज्यों के बीच से तुम स्वतंत्र रूप से बह रही हो, इसलिए मेरा खिराज टैक्स अदा करो। सिकंदर का स्वर पूरा होते ही उमड़ती हुई लहरें कोलाहल करती हुई तट से आ टकराती थी और वापस जाते हुए स्वर्ण, चांदी, हीरे जवाहरात का खजाना सिकंदर के कदमों में छोड़ती गई थी। इस तरह सिकंदर ने समुद्र से भी अपना खिराज वसूला था। लेकिन यह आने वाले समय की घटना थी। जन्म लेने के बाद की घटना यह थी कि सिकंदर ने शक्ति से मुट्ठियाँ भींच रखी थी। माँ अपने नैनिहालों पर बलिहारी जा रही थी। वह एकटक शिशु के सुंदर मुखड़े को दृष्टि जमाए उसे देखे जा रही थी, जिसके अधरों पर मुस्कान खिली हुई थी, आंखों में दिव्य प्रकाश की जगमगाहट थी। उसके अंग प्रत्यंग से जैसे मोहक सी सुगंध फूट रही थी। राजा फिलिप को इस बात का समाचार जरा देर से मिला। वे एथेंस राज के बागियों का सर कुचलने गए हुए थे, विद्रोहियों का खात्मा और उनकी गिरफ्तारी करके लौट रहे थे कि मध्य रास्ते में इस बात का समाचार महल से आए एक सैनिक दूत ने दिया कि महारानी मकटूनिया ने सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। एथेंस के बागी बंदियों की संख्या सैकड़ों में थी। उन्हें रथ के पीछे रस्सियों से बांधकर दौड़ाते हुए लाया जा रहा था ताकि लोग देखें और बगावत का साहस जुटाने से पहले 10 बार सोचे। मकटूनिया पहुंचकर बंदियों को कठोर से कठोर सजाएं दी जाने वाली थी, पर पुत्र जन्म का शुभ समाचार पाते ही फिलिप ने रथ रुकवा लिया और हर्षोल्लास भरे स्वर में घोषणा की, प्रधान सेनापति जी, अब अपनी सतर्क और सावधान आंखों को आराम दे ले। सैनिक तलवारों को म्यान में डाल ले, क्योंकि अब यूनान का वारिस इस संसार में जन्म ले चुका है। महादेवता अलेक्जेंडर स्वयं मेरे घर जन्म ले चुके हैं। उन्होंने मकटूनिया की महारानी को माँ और मुझे पिता कहलवाने का सौभाग्य दिया है। प्रधान सेनापति ने कौतूहल के साथ सम्राट को देखा। सैनिकों ने अचरज के साथ देखा और बंदियों ने आंखों में मुक्ति की आशा जगाई। हाँ महादेवता, अलेक्जेंडर के जन्म लेने की खुशी में तुम बंदियों को भी खुश होना चाहिए। मैं तुम सबको मुक्त करने का आदेश देता हूँ, आदेश का पालन किया जाए। फिलिप ने सैनिकों को हुक्म दिया। हुक्म पाते ही सैनिक 4-4 सैनिक एक एक बंदी की ओर बढ़कर उनके बंधनों को खोलने लगे। देखते ही देखते सारे कैदी बंधन विहीन हो गए। सैनिकों
इन बंदियों के लिए रास्ता दो ताकि आज़ादी की सांस ले सके, सकुशल अपने घरों को जा सके, अपने परिवारजनों से मिलकर उन्हें इस बात का सुखद समाचार दे सके कि मकटूनिया नरेश फिलिप की यहाँ अलेक्जेंडर महान ने जन्म लिया। आज़ादी और जीवन दान पाने वाले बंदियों से मेरा कहना है कि तुम्हारे रास्ते में जो कोई आए उसे खुशी का यह संदेश सुनाते हुए तुम्हें जाना है कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। आज़ादी का यकीन करते ही सारे बंदियों ने एक साथ सिर झुकाया और संवेश्वर और गुंजा भरी वाणी में कहा, महाराज फिलिप की जय हो, महाराज का पुत्र चिरंजीवी और अमर हो। बंदियों के स्वर से फिलिप के सैनिक ने स्वर मिलाया। प्रधान सेनापति ने जय घोष के नारे से गगन गुजा दिया। उसके बाद प्रत्येक जाने वाले बंदी को खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ जो भी हाथ में आया नकदी उपहार भी दिया। फिलिप ने दोनों हाथों से उस समय तक बांटना जारी रखा जब तक अंतिम बंदी भी उनके सामने से दृष्टि झुकाए हुए विदा न हो गया। युद्ध भूमि से लौटते हुए फिलिप की सेना के साथ सैन्य साजो सामान के साथ भरपूर रसद और नकदी तथा आभूषण थे। वे रास्ते पर बांटते हुए मकटूनिया के लिए रवाना हुए। समय की घड़ियां ढीठ घोड़े की तरह ठिठक कर आगे बढ़ रही थी और महाराज फिलिप का मन अपने घोंसलों की ओर लौटते पंछी की तरफ बहुत तेजी से उड़ान भर रहा था। वे मकटूनिया पहुंचे। महल के मुख्य द्वार पर जैसे पूरा मकटूनिया बधाई देने वालों के लिए उमड़ आया था, पर महाराज फिलिप तो रास्ते भर लुटाते आए थे। महल तक पहुंचते पहुंचते जैसे सब कुछ खाली हो गया था, मगर नहीं, महाराज ने अंगों पर अपनी आभूषण सजे हुए थे। मोतियों की मालाओं से गला भरा हुआ था। फिलिप ने पहले मोतियों की मालाएं बधाइयाँ देने वाले पर लुटाई, फिर आभूषण और दान करने लगे। इससे भी दिल न भरा तो महल में दाखिल होकर राजकोषाधिकारी को आदेश दिया कि राजकोष का द्वार खोल दो और जिसे जितना ले जाना हो ले जाए। राजकोषाधिकारी ने राजाज्ञा का पालन किया, राजकोष का द्वार खोल दिया, मगर बधाइयाँ देने आए लोग ने राजकोष की एक भी मुद्रा को हाथ न लगाया। वे वहाँ मकटूनिया के वारिस के जन्म की खुशी की बधाइयाँ देने आए थे, कुछ ले जाने नहीं। अलबत्ता महाराज ने जो कुछ अपने हाथों से लुटाया था उसे लेना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा था। फिर आरंभ हुआ राज्याधिकारियों और कबीलाई सरदारों का आगमन। वे उपहारों के साथ बधाइयाँ देने फिलिप के पास आ गए थे। वह 356 ईसा पूर्व का वर्ष था। वसंत ऋतु का मौसम और पूर्ण चंद्रमा की तिथि थी, जबकि अरस्तु ने अपने सहपाठी मित्र और राजा फिलिप के यहाँ पुत्र रत्न का सुखद समाचार सुना। उनके हर्ष का पारावार न रहा। अरस्तु ने दूसरे सहपाठी मित्र और गुप्तचर प्रमुख कीरोडोटस के साथ लिया राजमहल जा पहुंचा। महाराज फिलिप को पुत्र रत्न प्राप्त होने की बधाई दी। फिलिप के साथ अरस्तु और कीरोडोटस भी खुशियों में शामिल हो गए। राज्य में जगह जगह उत्सव और मेलों का आयोजन होने लगा। जनता नगर को तोरण द्वारों से सजाने में जुट गई। नगर की जनता इस बात को जानती थी कि बधाइयों का सिलसिला काफ़ी दिन चलेगा। छोटे छोटे राज्यों और कबीलों के राजा व सरदार गणों का आगमन शुरू होगा। अब फिलिप का राज मकटूनिया तक न रहकर विशाल साम्राज्य के रूप में फैल गया था। जिन राज्यों को फिलिप ने विजित किया था, वहाँ के कबीलाई सरदार और सामंतों ने फिलिप की अधीनता स्वीकार कर उनके प्रति वफादारी की कस्में खाई थी। आज उनकी कस्मों को निभाने का घड़ी आ पहुंची थी। जनता जानती थी महाराजा अधिकार फिलिप इस बात पर गहरी दृष्टि रखेंगे कि इस खुशी के अवसर पर कौन कौन उन्हें बधाई और उपहार देने आता है, कौन कौन नहीं। दोस्त और दुश्मन की पहचान हर्ष और शोक के अवसरों पर ही सामने आती है। जनता उन राजाओं के भी आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी जिन्हें जीतकर फिलिप ने वहाँ का शासक किसी को नियुक्त किया था। अगला सवेरा आया। राज के बाहर से आने वाले का तांता शुरू हुआ। लोग आते गए, उपहार और बधाइयाँ दे देकर जाते गए। राजा फिलिप की ओर से राज्य भर के निर्धन और बेसहारा लोगों को धन धान्य आदि का दान पुण्य किया जाने लगा। राजकोष खाली न हो रहा था, क्योंकि जितना भी बांटा जा रहा था उससे दोगुना लोगों को नजराना आ रहा था। उस शुभ अवसर पर राजा फिलिप अपने गुरु प्लेटो को कैसे विस्मृत कर सकते थे। उन्हीं की कृपा दृष्टि से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजमहल में कदम रखने और पुत्र को देखने की ललक पूरी करते ही उन्होंने संदेश पत्र देकर दूतों को एथेंस के लिए रवाना कर दिया। संदेश में पूर्ण विनम्रता के साथ लिखा था कि वे मेहमानों से अवकाश पाते ही उनकी सेवा में महारानी सहित उपस्थित होंगे। भेजे गए दूत वापस आए। वे प्लेटो का पत्र साथ लाए। प्लेटो ने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति और नैनीहाल को आशीर्वाद के साथ बाद लिखा था, महाराज और महारानी के साथ अवश्य वह नन्हा शिशु भी साथ होगा जिसने अभी दुनिया में ठीक से आंखें भी नहीं खोली है,
लंबे सफ़र के बीच उसकी निद्रा और आराम में खाल पड़ेगा। इसलिए महाराज और महारानी को उनके पास आने की आवश्यकता नहीं। प्लेटो खुद चलकर उस शिशु का आशीर्वाद देने आएगा, जिसे पूरा यूनान को एक सूत्र में बांधने का कार्य पूरा करना है, जिसे विश्व में यूनान का परचम लहराकर इस बात का संदेश देना है कि यूनान के लोग कितने बलशाली और विजेता होते हैं। पत्र के अंत में प्लेटो ने अपने मकटूनिया पहुंचने की तिथि और समय भी लिख दिया था। फिलिप ने पत्र पढ़कर महारानी को सुनाया। हर्ष और आनंद के बीच हिलोरे लेते हुए कहा, हमारा पुत्र कितना सौभाग्यशाली है महारानी कि उसे आशीर्वाद देने महान गुरु प्लेटो खुद एथेंस में चलकर यहाँ आ रहे हैं। हाँ, वह ऐतिहासिक घड़ी होगा जब कि महापंडित प्लेटो के हाथों मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार होगा, महारानी ने गर्वित स्वर में कहा। महापंडित प्लेटो नामकरण संस्कार। महारानी का कथन सुन फिलिप जरा चकराए। क्या आपको कोई शक है कि आपके गुरु प्लेटो महाविद्वान नहीं? ओह, मैं इस बात में शक कैसे कर सकता हूँ। मुझे गर्व है कि प्लेटो जैसा महाविद्वान व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं। उनके विज्ञानवाद के सिद्धांत को न आज कोई काट पा रहा है, न ही भविष्य में कभी कोई काट सकेगा। महाविद्वान और महापंडित में क्या आप कोई भेद कर रहे हैं? नहीं, जो महाविद्वान होगा वह महापंडित भी होगा। धर्म की नीति को जानने वाला उनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें महापंडित कहा। और नाम संस्कार कराने वाली बात मैं उनके स्वयं इस बात से आग्रह करूंगी। बात आग्रह करने वाली नहीं महारानी। नामकरण संस्कार की विधि तो पुजारी द्वारा पूरी कराई जाती है। आचार्य प्लेटो महापुजारी भी है। महादेवता अलेक्जेंडर की जिस पर कृपा हो, जिसकी वाणी ईश्वर की वाणी हो, उसे बढ़कर ईश्वर के निकट और कौन हो सकता है। जो ईश्वर के निकट हो वह महापुजारी है। तुमसे तर्क में जीत नहीं सकता महारानी, पर पुनः विचार कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुवर इस कार्य के लिए तैयार ना हो। फलदार वृक्ष का काम फल और छाया देना होता है। आचार्य प्लेटो विद्वता के धनी इंसान है। पहली बात तो यह कि वे इतने विनम्र हैं कि हमारा आग्रह अस्वीकार न करेंगे। दूसरा यह कि जो इंसान विद्वता से भरपूर होता है वह विद्वता भरे किसी भी कार्य को छोटा नहीं मानता। जैसी इच्छा गुरुवर से निवेदन करके देखेंगे। यदि उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया तो महादेवता अलेक्जेंडर के जिगुरात में इस रस्म को अदा कराऊंगी। राज्य में अलेक्जेंडर देवता के नाम से भव्य मंदिर था, जिसे जिगुरात के नाम से जाना जाता था। हाँ, वहाँ पर वह अहाता इतना विशाल है कि भव्य आयोजन कराया जा सकता है। एक समय में हजारों लोगों ने पूजा अर्चना और नृत्य गान का वहाँ प्रबंध कराया जा सकता है। तो फिर आयोजन की तैयारी शुरू करा दीजिए, महारानी ने कहा। एक तो आचार्य प्लेटो इस बात से इनकार न करेंगे, दूसरी यदि किसी नीति विधान के आड़े आने के कारण कर भी देते हैं तब भी बच्चे का नामकरण संस्कार जिगुरात में ही होगा। महादेवता अलेक्जेंडर के चरणों में अपने शिशु को लिटाकर हम उसका नामकरण कराएंगे। ऐसा कराए जाने पर मुझे कोई हिचक नहीं। यह धर्म प्रथा विधि विधान सम्मत है। जिगुरात से बढ़कर कोई पवित्र स्थल नहीं। हर कोई जिगुरात में अपनी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कराना अपना परम सौभाग्य मानता है और इस परम सौभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। महारानी ने कहा, मैं आयोजन की तैयारी का आदेश करता हूँ। व्यवस्था करने में भी कुछ समय लगेगा, फिलिप बोले। फिर प्रशंसा भरी दृष्टि से महारानी पर डालकर बोले कि यह जिगुरात के आयोजन की बहुत अच्छी सोच तुमने की। इस भव्य आयोजन पर वही भव्य और पूज्य स्थल शोभा देगा। पत्नी की अच्छी सोच की प्रशंसा करके फिलिप रंगमहल से बाहर आ गए। दरबारियों को आदेश सुनाया। अगले दिन महादेवता अलेक्जेंडर के भव्य धर्मस्थल जिगुरात की सजावट दर्शनीय थी। फिलिप के गुरु प्लेटो निश्चित समय पर मकटोनिया आ पधारे। फिलिप अरस्तु कोरिडोटस तथा राज्य के अंश श्रेष्ठ जन प्लेटो की अगवानी को पहुँचे। प्लेटो को ससम्मान साथ ले फिलिप राजमहल की ओर चले तो उन्होंने धड़कते दिल से महारानी की अभिलाषा गुरु के सामने प्रकट की। सुनकर मुस्कुराए। प्लेटो बोले, तुम्हारे मन में द्वंद्व क्यों है? सोचता हूँ आप कहीं ना कह दे कि भला क्यों आपका महारानी महापुजारी बनना चाहती है। मैं प्रभु का महापुजारी हूँ, महारानी मेरे महापुजारी बनना चाहती है। इनकी उदारता है। धन्य हुआ गुरुवर, आपने महारानी की महत्वाकांक्षा की लाज रख दी। इंसान की आस्था और विश्वास के साथ उसकी सोच का ताना बाना जुड़ा हुआ होता है। पुत्र फिलिप, सोच वही सफल होती है जिसके साथ पूर्ण विश्वास जुड़ा हुआ हो। विश्वास पहले से ही डगमगाया हुआ हो तो महज सोचने मात्र से कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता। गुरु का उपदेश सुनकर फिलिप निरुत्तर हो उठे। इस बात को लेकर मन में प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा था कि महारानी के मन की एक और मुराद पूरी कराने की गुरु ने हामी भर ली थी। वह समय आ गया जब प्लेटो के जिगुरात में कदम रखते ही वहाँ की शोभा बढ़ती गई। सैकड़ों शुभचिंतक मित्र, हितैषी, राज दरबारी और राजकुल के स्त्री पुरुषों तथा नगर के हजारों नर नारियों ने अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान प्लेटो